अगर किसी इंसान की हड्डी टूटती है ना, तो एक साधारण सा एक्सरे तुरंत बता देता है कि दिक्कत कहाँ है। मतलब एक साफ सफेद लाइन दिख जाती है और हम कहते हैं कि हाँ, यहाँ फ्रैक्चर है। बिल्कुल, वो बहुत स्पष्ट होता है ना। लेकिन सोचिए, अगर एक पूरा का पूरा राजनीतिक तंत्र ही अंदर से खोखला हो, सत्ता काम कैसे कर रही है ये देखना हो, तो वो कैसा दिखेगा? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक यही देखने वाले हैं। हमारा विषय है भारतीय राजनीति की असली सच्चाई और सत्ता असल में कैसे काम करती है। हमारे पास आज कुछ बहुत ही दिलचस्प विश्लेषणात्मक स्रोत हैं। एक तरह का ब्लूप्रिंट जो साफ बताता है कि राजनीति सिर्फ वोट डालने या बटन दबाने का नाम नहीं है। और देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज की हमारी ये चर्चा किसी भी तरह के राजनीतिक पक्षपात या किसी खास नेता या पार्टी की आलोचना के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य पूरी तरह से तटस्थ होकर केवल उस मशीनरी को समझना है। हम बस उस व्यवस्था के ब्लूप्रिंट का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं जो हमारे चारों तरफ काम कर रही है। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग राजनीति को बाहर से देखते हैं ना, उन्हें लगता है कि ये पूरी तरह से चुनाव घोषणा पत्रों, रैलियों और विकास के वादों पर चलती है, जो कि सतह पर दिखता है। हाँ, सतह पर। लेकिन हमारे आज के स्रोत बताते हैं कि सत्ता का असली खेल कहीं और ही चल रहा है। ये भावनाओं, अर्थशास्त्र और सूचनाओं का एक बेहद जटिल और मनोवैज्ञानिक जाल है। एकदम सही। और इस जाल को समझने के लिए हमें इसके सबसे बुनियादी स्तर से शुरुआत करनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्ता के उस बुनियादी ढांचे की जिस पर ये पूरी इमारत खड़ी होती है, मतलब पहचान, धर्म और जाति। देखिए, स्रोत सामग्री के अनुसार ये वो नींव है जहां से असली नियंत्रण शुरू होता है। मतलब जब तक आप एक बड़ी जनता को अलग अलग पहचानों में विभाजित नहीं करते, तब तक उन पर शासन करना बहुत मुश्किल होता है। उस सॉर्टिंग हैट की तरह लगता है। अच्छा, सॉर्टिंग हैट। हाँ, मतलब जो लोगों को उनके स्वभाव या खून के हिसाब से अलग अलग डिब्बों या घरों में बांट देती है। राजनीति भी तो यही कर रही है ना। वो एक विशाल और विविध आबादी को धर्म, जाति और पहचान के अलग अलग खानों में डाल देती है। क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ? देखिए, सॉर्टिंग हैट एक काफी अच्छा रूपक है, लेकिन ये पूरी तरह से सटीक नहीं है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वो जादुई टोपी आपको सिर्फ जीवन में एक बार बांटती है। आपने हैट पहनी और आपका घर तय हो गया। हाँ, वो तो है। लेकिन राजनीति में ये विभाजन कोई एक बार की घटना नहीं है। ये एक रोजमर्रा का अभ्यास है। सत्ता हर दिन एक नई खबर, एक नया मुद्दा उछालती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आप अपने उस डिब्बे से बाहर ना निकलें। मतलब आपको लगातार याद दिलाया जाता है कि आप किस डिब्बे में हैं। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में इसके लिए एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मजबूत भावनात्मक हुक या इमोशनल हुक। इमोशनल हुक। हाँ, ये हुक इंसान के तार्किक दिमाग को पूरी तरह दरकिनार कर देता है और सीधे उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी खुद को बचाए रखने की जो मूल प्रवृत्ति होती है ना, उस पर हमला करता है। तो ये हुक जमीनी स्तर पर असल में काम कैसे करता है? क्योंकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वे सोच सकते हैं कि हम सब तो काफी तार्किक इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई हमें रोज कैसे इस तरह बांट सकता है? इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी इलाके में पानी की भारी कमी है। ठीक है। ये एक बुनियादी और तार्किक समस्या है। अगर वहां की जनता तार्किक रूप से सोचेगी तो वो सीधे सत्ता से सवाल करेगी कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना, पाइपलाइन क्यों नहीं बिछी। बिल्कुल, लोग तो यही पूछेंगे। लेकिन अब देखिए, सत्ता इस तार्किक सवाल को एक भावनात्मक हुक में कैसे बदलती है। वो अचानक से एक नैरेटिव को जन्म देती है कि आपके इलाके में पानी इसलिए नहीं है क्योंकि उस दूसरे समुदाय या दूसरी जाति के लोगों ने सारा संसाधन हड़प लिया है। अरे बाप रे! तो अब फोकस पानी से हट गया। वही तो। अब अचानक लड़ाई पानी या पाइपलाइन की नहीं रही, लड़ाई आपकी पहचान के अस्तित्व की हो गई है। ओह, मतलब मुद्दा बुनियादी सुविधाओं से खिसककर सीधे आपकी अस्मिता और सुरक्षा पर आ गया। बिल्कुल। और मनोविज्ञान में इसे इन ग्रुप बायस कहते हैं। इन ग्रुप बायस। अच्छा। जब किसी इंसान की पहचान को खतरे में दिखाया जाता है या फिर उसके समूह को बहुत महान बताया जाता है, तो दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क करता है वो बस बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। हाँ, लोग ये महसूस करने लगते हैं कि अगर हमारी पहचान जीत रही है तो उनका अपना निजी या आर्थिक नुकसान भी कोई खास मायने नहीं रखता। रुकिए, ये बहुत गहरी बात है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान की जेब कट रही है, वो भयानक बेरोजगारी झेल रहा है, लेकिन अगर उसे ये महसूस कराया जाए
कि उसका समूह या उसकी पहचान जीत रही है, तो वो उस व्यवस्था पर सवाल उठाना ही बंद कर देगा। एकदम सही, और यही सत्ता की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। मतलब ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। स्रोत ये बहुत स्पष्ट करता है कि राजनीति में धर्म और जाति कोई प्राकृतिक या अपने आप होने वाले विभाजन नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी मशीनरी है। यह भावनात्मक हुक इतना मजबूत होता है कि ये एक अदृश्य गोंद का काम करता है। एक ऐसा गोंद जो जनता को वफादारी के बंधन में बांधे रखता है ना? जी बिल्कुल। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन यहाँ मुझे एक पेच नजर आ रहा है। क्या? देखिए, जब जनता की पहचान सुरक्षित महसूस होने लगती है, तब भी उनका पेट तो खाली हो ही सकता है ना? इंसान सिर्फ भावनाओं के सहारे हमेशा तो जिंदा नहीं रह सकता। बहुत सही पॉइंट है आपका। अगर लोग धर्म और जाति में बटे होने के बावजूद अपनी खाली जेब को या भूख को देखने लगे, तो ये सारा विभाजन वाला खेल तो बिगड़ सकता है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। सत्ता इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है कि भावनाओं की एक एक्सपायरी डेट होती है, और यहीं से सत्ता का दूसरा और सबसे धारदार हथियार मैदान में आता है, आर्थिक निर्भरता। आर्थिक निर्भरता। तो अब हम भावनाओं की दुनिया से निकलकर अर्थशास्त्र के कठोर यथार्थ में आ गए हैं। जी, स्रोत सामग्री में इस हिस्से में 3 शब्दों का बहुत गहराई से जिक्र किया गया है: भ्रष्टाचार, कर्ज माफी और बढ़ती आर्थिक असमानता। अगर मैं यहाँ कर्ज माफी जैसी लोक लुभावन नीतियों की बात करूं, तो ये मुझे एक बहुत ही हेवी डोज वाले पेन किलर की तरह लगता है। पेन किलर? हाँ, मतलब सोचिए, शरीर में कोई बहुत बड़ी और जानलेवा बीमारी पनप रही है और डॉक्टर उस असली बीमारी का इलाज करने के बजाय बस दर्द को सुन करने वाली कोई तेज दवा दे रहा है ताकि मरीज को लगे कि वो बिल्कुल ठीक है। ये पेन किलर वाली बात काफी हद तक सही है, लेकिन यहाँ हमें उस डॉक्टर की नीयत को समझना होगा। नीयत को? हाँ, एक असली डॉक्टर आपको पेन किलर इसलिए देता है ताकि वो असली बीमारी का इलाज कर सके। हाँ, वो आपको कुछ समय की राहत देता है। लेकिन राजनीति के इस ब्लूप्रिंट में वो जो बीमारी है, यानी आर्थिक असमानता, वो कोई खराबी या सिस्टम का फेलियर नहीं है। तो वो क्या है? वो सत्ता के लिए एक बहुत जरूरी टूल है, एक हथियार है। रुकिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि असमानता सत्ता के लिए कोई समस्या है ही नहीं, बल्कि वो खुद एक जानबूझकर बनाया गया हथियार है। जी हाँ। ये तो पूरी तरह से उल्टा है जो हमें बचपन से बताया गया है। हमें तो लगता था कि सरकारें गरीबी खत्म करना चाहती हैं। और यही तो इस ब्लूप्रिंट का सबसे स्याह और कड़वा पहलू है। इसे थोड़ा गणित और मनोविज्ञान के नजरिए से मिलाकर समझिए। जब आर्थिक असमानता बढ़ती है ना, तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग सीधे सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड मतलब? रोजमर्रा की जद्दोजहद। बिल्कुल। जो इंसान इस चिंता में घुला जा रहा है कि अगले महीने उसके घर का राशन कैसे आएगा, या वो अपना कर्जा कैसे चुकाएगा, बच्चों की फीस कैसे भरेगा, वो इंसान व्यवस्था के खिलाफ किसी क्रांति की योजना नहीं बनाता। कि उसके पास बड़े सवाल पूछने का समय ही नहीं होता। वो तो बस किसी तरह दिन काट रहा होता है, अपनी सांसें गिन रहा होता है। बहुत डरावना सच है ये। और अब यहाँ सत्ता एक तारणहार या मसीहा बनकर एंट्री लेती है। मसीहा बन के सत्ता बड़े पैमाने पर कोई संरचनात्मक बदलाव या स्ट्रक्चरल चेंज करने के बजाय चुनाव से ठीक पहले कर्ज माफी या मुफ्त राशन जैसी एकमुश्त राहत दे देती है, और लोग खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। इससे होता यह है कि जो व्यवस्था पहले आपको जानबूझकर गरीब और कर्जदार बनाती है, वही व्यवस्था अचानक उस कर्ज को माफ करके या थोड़ी राहत देकर आपकी भगवान बन जाती है। तो ये एक तरह का डिपेंडेंसी सिंड्रोम पैदा कर रहा है। मतलब आप पहले किसी के पैर तोड़ दो और फिर उसे बैसाखी देकर कहोगे, देखो मैंने तुम्हें चलना सिखाया। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन इसमें जो एक और शब्द था, भ्रष्टाचार, उसका क्या रोल है इस सब में? क्योंकि कर्ज माफी का सीधा फायदा तो कम से कम आम आदमी को अपनी आंखों से दिख रहा है। देखिए, असली जादू वही है जो दिख नहीं रहा है। स्रोत की माने तो भ्रष्टाचार और असमानता व्यवस्था के डीएनए में गहराई से रचे बसे हैं। अच्छा। कर्ज माफी या जो छोटे मोटे आर्थिक लाभ हैं, वो बहुत ही विजिबल होते हैं। यानी सब टीवी पर देखते हैं कि वाह कितने हजार करोड़ माफ हुए या खातों में पैसे आए। हाँ, उसके तो बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो अदृश्य राइट ऑफ्स हैं, जो सत्ता और बड़े कॉरपोरेट्स के बीच पर्दे के पीछे का भ्रष्टाचार चल रहा है, उसकी कीमत इन किसानों या आम आदमी की कर्ज माफियों से कई गुना ज्यादा होती है। मतलब वो जो पेन किलर है वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। एकदम सही। ये पेन किलर इसलिए दिया जाता है ताकि पीछे जो बहुत बड़ी आर्थिक हेराफेरी चल रही है ना, उस पर कोई आम इंसान ध्यान ही ना दे सके। तो मतलब आपने आम आदमी को थोड़ी सी राहत देकर
उस पर एक भारी एहसान लाद दिया ताकि वो हमेशा कृतज्ञ रहे और उन बड़े आर्थिक घोटालों पर कभी सवाल न उठाए जो असल में उसे गरीब बनाए हुए हैं। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है। ये एक परफेक्ट लूप है। आप लोगों को इतना गरीब और मजबूर रखिए कि वे एक छोटी सी मदद के लिए भी आपके मोहताज रहें, और फिर वो मदद देकर आप उनके वोट और उनकी पीढ़ियों की वफादारी दोनों खरीद लीजिए। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। जो लोग हमें सुन रहे हैं वे भी शायद यही सोच रहे होंगे कि भाई हम इंसान इतने भी नासमझ या अंधे तो नहीं हैं। हाँ, जाहिर है। अगर भ्रष्टाचार इतना स्पष्ट है और आर्थिक असमानता का ये चक्र इतना खुला हुआ है, तो लोग आपस में इस बारे में बात क्यों नहीं करते? क्या सड़कों पर गुस्सा नहीं फूटना चाहिए? लोग सवाल क्यों नहीं पूछते? ये एक बहुत ही तार्किक और लाजमी सवाल है। अगर व्यवस्था आपको लगातार गरीब रख रही है तो बगावत क्यों नहीं होती? और इसका जवाब हमारे स्रोत के तीसरे और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में छुपा है, जो कि है मीडिया और गढ़े गए विमर्शों यानी नैरेटिव्स का पूरा नियंत्रण। तो हम अब सूचनाओं के खेल की तरफ आ गए हैं। अगर मैं इसी भी एक तस्वीर के जरिए देखना चाहूं तो ये मुझे एक बहुत बड़े जादूगर के शो की तरह लगता है। जादूगर का शो कैसे? मिसडायरेक्शन, मतलब जादूगर मंच पर आता है और आपसे कहता है कि मेरे इस दाने हाथ को देखो, और जब आप पूरी तरह से उस दाएं हाथ पर फोकस कर रहे होते हैं, उसका बायां हाथ वो काम कर जाता है जो आपको कभी नजर ही नहीं आता। क्या आज का मीडिया सत्ता के लिए उसी जादूगर के हाथ की तरह काम कर रहा है? जादूगर वाला ये रूपक काफी दिलचस्प है, लेकिन देखिए यहाँ एक बुनियादी फर्क है। क्या फर्क है? जादूगर के शो में आप जानते हैं कि आपके साथ धोखा हो रहा है। आप टिकट खरीद कर वो धोखा देखने जाते हैं और आप उस धोखे का मजा लेते हैं, तालियां बजाते हैं। हाँ, हमें पता होता है कि ये सब इल्यूजन है। लेकिन सत्ता और मीडिया के इस खेल में दर्शकों को लगता है कि वे परम सत्य देख रहे हैं। ओह, ये खतरनाक है। बहुत खतरनाक। स्रोत सामग्री इसके लिए क्यूरियोसिटी लूप्स और हाई रिटेंशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। ये केवल सच्चाई छिपाने का खेल नहीं है, ये आपके दिमाग को पूरी तरह थका देने का खेल है। क्यूरियोसिटी लूप्स? ये शब्द सुनने में ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग की वायरिंग के साथ कोई बहुत ही सधा हुआ और बारीक खेल खेला जा रहा हो। ये असल में कैसे काम करता है? इसे एक हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी छोटे से कस्बे में दो पड़ोसियों के बीच पार्किंग को लेकर एक मामूली सी बहस हो जाती है, जो कि बहुत आम बात है, रोज होता है। बिल्कुल। लेकिन मीडिया मशीनरी इसे कैसे एक क्यूरियोसिटी लूप में बदलती है वो देखिए। वे सबसे पहले इस घटना में उन दोनों पड़ोसियों की पहचान, उनका धर्म या उनकी जाति को घुसा देंगे और फिर इसे बड़ा बना देंगे। जी। अब 24 घंटे की न्यूज चैनल पर एक फ्लैशिंग ब्रेकिंग न्यूज चलेगी। क्या हमारे देश में अब आपका घर सुरक्षित है? रात 9 बजे का सबसे बड़ा खुलासा। और साथ में वो तेज धड़कता हुआ संगीत और लाल रंग की स्क्रीन। बिल्कुल वही। मनोविज्ञान में क्यूरियोसिटी लूप का मतलब ही यही है कि इंसान के दिमाग में किसी चीज को जानने की एक अधूरी खुजली पैदा कर देना, एक तरह की बेचैनी। हाँ, जब दर्शक वो शो देखता है तो उसे पूरी जानकारी कभी नहीं दी जाती। एक डर, एक रहस्य लगातार बनाए रखा जाता है। एंकर कहेगा, कल हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे कौन सी बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और दर्शक अगले दिन फिर टीवी खोलकर बैठ जाएगा। यही हाई रिटेंशन है, दर्शक को एक अदृश्य दूरी से स्क्रीन से बांधे रखना। तो जो दर्शक टीवी के सामने बैठा है उसे लग रहा है कि वो एक बहुत ही जागरूक नागरिक है जो देश की बड़ी समस्याओं पर नजर रख रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक घड़े हुए एड्रेनालिन रश का शिकार हो रहा है। सटीक बात कही आपने। और सोचिए इसका नतीजा क्या होता है। क्या होता है? जब आप 24 घंटे ऐसे सनसनीखेज लूप्स में फंसे रहते हैं, आपका दिमाग डर और गुस्से जैसी भावनाओं से इतना भर जाता है, इतना थक जाता है कि आपके पास उस असली आर्थिक असमानता या भ्रष्टाचार के बारे में सोचने की मानसिक ऊर्जा ही नहीं बचती। आप बस उसी गुस्से में उलझे रहते हैं। हाँ, मीडिया का काम आज वास्तविकता बताना नहीं है। मीडिया का काम ये तय करना है कि आज पूरे देश के डाइनिंग टेबल पर चर्चा का विषय क्या होगा। मतलब सत्ता मीडिया के जरिए ये तय करती है कि हम किस बात पर लड़ेंगे, किस बात पर डरेंगे, और सबसे अहम बात, किस बात पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल यही खेल है। जो लोग हमें सुन रहे हैं ना, उन्होंने शायद कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि कैसे चुनाव से ठीक 6 महीने पहले अचानक से टीवी पर एक खास तरह की बहस क्यों शुरू हो जाती है। बिल्कुल एक पैटर्न होता है। अचानक से पुराने ऐतिहासिक मुद्दे या कोई भूला बिसरा सांस्कृतिक विवाद जिंदा हो जाता है। और वही तो वो मिसडायरेक्शन है जिसकी आप जादूगर वाले उदाहरण में बात कर रही थी। हाँ, मतलब मीडिया लगातार एक ऐसा नैरेटिव गढ़ता है तो जो असमानता और भ्रष्टाचार वास्तव में आम लोगों के जीवन को खोखला कर रहे हैं,
वो कभी चर्चा का मुख्य विषय ही नहीं बन पाते। लोग सच में ये सोचते हैं कि वे अपने देश को बचाने की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि वे केवल उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा बन रहे होते हैं जो उनके लिए बहुत ही चालाकी से लिखी गई है। ये सच में बहुत ही भारी और एक तरह से हताश कर देने वाला विश्लेषण है। मैं समझ सकता हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि हम सब एक ऐसे विशाल चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जिसकी दीवारें हमारी अपनी ही पहचान की भावनाओं, हमारी रोजमर्रा की आर्थिक जरूरतों और हमारे टीवी स्क्रीन से बनी है। एक अदृश्य जेल की तरह। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि कोई इस चक्रव्यूह से बाहर निकले तो कैसे निकले? और यहीं पर स्रोत सामग्री का जो अंतिम हिस्सा है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा। ये ब्लूप्रिंट केवल समस्याओं को गिनाकर और हमें डराकर नहीं छोड़ देता। इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो एक शक्तिशाली एहसास और जागरूकता लाना है। हाँ, और स्रोत ये भी बहुत सख्ती से स्पष्ट करता है कि ये जागरूकता बिना किसी नफरत या द्वेष के आनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। हमें किसी एक धर्म, किसी एक समूह या किसी एक नेता को निशाना नहीं बनाना है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, ये तो पूरी सत्ता की संरचना के काम करने का एक यूनिवर्सल तरीका है। बिल्कुल सही। ये मशीन हर जगह ऐसी काम करती है, चाहे कोई भी चला रहा हो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करें तो तस्वीर कैसी बनती है? अगर हम इन सब कड़ियों को जोड़ें तो हम एक पूरी तरह से एकीकृत प्रणाली देखते हैं। चरण 1, पहचान और धर्म की राजनीति का उपयोग करके जनता की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करना, ताकि वे आपस में उलझें और तार्किक सवाल पूछना बंद कर दें। ठीक है। चरण 2, आर्थिक नीतियों, अदृश्य भ्रष्टाचार और चुनाव से ठीक पहले की कर्ज माफी के चक्र के माध्यम से उस जनता को हमेशा सर्वाइवल मोड में रखना और पूरी तरह से व्यवस्था पर निर्भर बनाए रखना। और फिर आता है चरण 3, मीडिया और नैरेटिव कंट्रोल के जरिए क्यूरियोसिटी लूप्स बनाकर ये सुनिश्चित करना कि जनता का ध्यान असली मुद्दों पर जाने के बजाय लगातार गढ़े गए विवादों में उलझा रहे, ताकि उनका दिमाग हमेशा थका रहे। बिल्कुल, ये एक तरह का परफेक्शन है। सत्ता का ये ढांचा इंसानी मनोविज्ञान की कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह समझता है, बहुत ही गहराई से समझता है। और इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका वो जागरूकता है जिसका जिक्र स्रोत में किया गया है। तो ये जागरूकता आएगी कैसे? ये जागरूकता सड़कों पर सिर्फ नारे लगाने या किसी पार्टी को बुरा भला कहने से नहीं आएगी। ये शांति से बैठकर इस बात को समझने से आएगी कि हमारे खुद के दिमाग को रोजाना कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में जो लोग हमारे साथ इस गहन विश्लेषण में जुड़े हैं, उनके लिए ये बहुत गहराई से सोचने का वक्त है। बिल्कुल, ये एक आत्ममंथन का समय है। अगर सत्ता का ये पूरा विशाल ढांचा कोई लोहे और सीमेंट की इमारत नहीं है, बल्कि सिर्फ इंसान की भावनाओं, पैसों की जरूरतों और मीडिया के माध्यम से ध्यान भटकाने वाले मनोविज्ञान पर टिका है, तो सोचिए क्या होगा जिस दिन समाज सामूहिक रूप से इन मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स को पूरी तरह समझ लेगा। ये एक बहुत ही बड़ा और क्रांतिकारी सवाल है। जिस दिन कोई भी आम इंसान ये समझ जाएगा कि टीवी पर चल रही वो चिल्ला चिल्ली वाली बहस उसे सूचना नहीं दे रही, बल्कि केवल उसकी पहचान को ट्रिगर कर रही है। जिस दिन वो समझ जाएगा कि चुनाव से पहले मिलने वाली वो छोटी सी राहत उसका कोई हक नहीं, बल्कि उसे गुलाम बनाए रखने का एक पेन किलर मात्र है, तो क्या होगा? करने के कुछ और नए, इससे भी ज्यादा गहरे और खतरनाक तरीके इजाद कर लेगी। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी जनता जागरूक होती है, सत्ता खुद को अपग्रेड कर लेती है। ये एक अंतहीन चूहे बिल्ली का खेल है जो हमेशा चलता रहता है। और शायद यही वो जगह है जहां हमें अपनी चर्चा की शुरुआत वाले उस एक्सरे मशीन के विचार पर वापस जाना चाहिए। हाँ, वो एक्सरे वाली बात। शुरुआत में हमने कहा था कि राजनीति की दुनिया में बाहर से देखने पर सब कुछ धुंधला लगता है, कोई साफ तस्वीर नजर नहीं आती। लेकिन आज के इस चर्चा के बाद ये बिल्कुल साफ है कि असली एक्सरे मशीन कोई बाहरी उपकरण या कोई न्यूज़ चैनल नहीं है। तो वो क्या है? वो एक्सरे मशीन इंसान की खुद की निष्पक्ष और तार्किक सोच है। बहुत खूब कहा आपने। जब हम अपनी खुद की भावनाओं, अपने डर और अपने उस इन ग्रुप बायस के पार देखना सीख जाते हैं ना, तब जाकर कहीं वो टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन यानी सत्ता की असली सच्चाई हमें दिखाई देना शुरू होती है। और मुझे लगता है ऐसी स्पष्टता की हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है। और शायद यही वो जागरूकता है जिसकी ओर हमारा आज का स्रोत हमें इशारा कर रहा था। तो इस विचार के साथ श्रोताओं के लिए सोचने का एक खुला आसमान है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।